हेलो वेलकम टू इग्नू BAPSH। पिछले वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर दिया था और उसका पार्ट 1 पूरा हो चुका था। तो आज BPSC 110 का यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इन बचे हुए टॉपिक्स को। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है एंटीसीडेंट्स एंड द आइडियोलॉजी ऑफ न्यू लिबरलिज्म। अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि न्यू लिबरलिज्म में जो ग्लोबल ट्रेड है उसको कैसे देखा जाता है, या जो गवर्नमेंट है उसको कैसे देखा जाता है। तो नियो लिबरलिज्म को समझने से पहले हमें लिबरलिज्म को समझना पड़ेगा कि लिबरलिज्म होता क्या है। द फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर मैनी थिंग्स: डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल राइट्स, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एटसेट्रा। तो जो फिलॉसफी है लिबरलिज्म की, उसमें बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट्स आते हैं जिनमें जो गवर्नमेंट है इनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो लिबरलिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। तो ये एमर्ज कैसे हुआ? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो अर्बनाइजेशन का फेज था यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में 19th सेंचुरी में, ये उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर एमर्ज होता है। जो लिबरल वैल्यूज होती हैं वह वेस्टर्न डिस्कोर्स का एक पार्ट बन के रह जाती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। पर इसमें भी हम कुछ डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल डिस्टिंक्शन जो बनाया जाता है वो होता है क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म का। क्लासिकल लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो 17th और 18th सेंचुरी के जो फिलोसफर्स हुए जैसे कि जॉन लॉक और एडम स्मिथ, ठीक है, या फिर जो 20th सेंचुरी के फिलोसफर्स हुए जैसे कि फ्रेडरिक वॉन हायक, ये सभी क्लासिकल लिबरलिज्म के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग जो व्यू है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो बस इतना अपना जो है वो इंटरवेंशन रखे कि जो इकोनॉमी है वो सस्टेन्ड रहे, ठीक है। उससे मिनिमल इंटरवेंशन करना होता है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, ठीक है, डिफेंस के लिए काम करे, बस क्लासिकल लिबरलिस्ट यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर संभाले और डिफेंस संभाले, बाकी सब वो संभाल लेंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट का कम से कम इंटरवेंशन चाहते हैं। एल्स शुड बी लेफ्ट टू फ्री चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल की चॉइस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी सब जो इन सब के परे है वो इंडिविजुअल की चॉइस है, वो करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहता नहीं भी कर सकता है। Classical liberals believed that free economic policies would ultimately produce all-round prosperity. क्लासिकल लिबरलिस्ट ये कहते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो अल्टीमेटली ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी लाएंगी, ठीक है। हर तरफ प्रोस्पेरिटी यही चीजें लाएंगी, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंडिविजुअल फ्रीडम और डेमोक्रेसी को भी ये सपोर्ट करेंगी। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं हमें लेजर फेयर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो लेजर फेयर का आइडिया ही कोर लिबरलिज्म का एक ठीक है, एक आइडिया है जिसको ये फॉलो करती हैं। आगे आता है मॉडर्न लिबरलिज्म। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है ये गवर्नमेंट के पॉजिटिव रोल को एडवोकेट करता है, मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फ्रीडम को प्रमोट करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है। फ्रीडम प्रोवाइड किया तो उसको सेफ गार्ड भी करना चाहिए। तो जो TH ग्रीन है वो पॉजिटिव रोल को यहाँ पर प्रमोट करते हैं स्टेट के, कि स्टेट को क्या करना चाहिए, स्कूल्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए, हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए, जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, लेबर राइट्स बनाने चाहिए ताकि लेबर्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी तरह का। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रोल को बता रहे हैं कि अगर ये हुआ तो अच्छे से प्रॉस्पेरिटी जो है वो इकोनॉमी में आ पाएगी। मॉडर्न लिबरलिज्म बिलीव्स इन द वर्च्यू ऑफ अ फ्री मार्केट, but it would want to modify and regulate the free market economic system। और वहीं जो ये मॉडर्न लिबरलिज्म है वो फ्री मार्केट में बिलीव करता है और ये चाहते हैं कि जो फ्री मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं कोई मॉडिफिकेशन की जाए, ठीक है। तो लिबरल जो आइडिया है, मॉडर्न लिबरलिज्म का आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं फ्री मार्केट में कुछ मॉडिफिकेशंस की मांग करता है।
और यही कोर लिबरल्स या क्लासिकल लिबरल्स या मॉडर्न लिबरल्स के बीच में एक डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम इन्हें क्लासिकल लिबरल से कंपेयर करें तो ये मार्केट के ऑपरेशंस को ये कहती हैं कि मार्केट के जो ऑपरेशंस है ना, उनको हमें सप्लीमेंट करना चाहिए किसी और चीज़ के साथ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, हमें गवर्नमेंट को भी लाना चाहिए। ठीक है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाती है उसको करेक्ट भी करना चाहिए। यहाँ पर मार्केट और स्टेट के बीच में बैलेंस की बात की जाती है। मॉडर्न लिबरल्स ये एडवोकेट करते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जो कि मटेरियल प्रोग्रेस करे। ठीक है, और इससे क्या हो, ह्यूमन वर्ल्ड का एक एस्टेब्लिशमेंट हो जाए जहाँ पर जस्ट सोसाइटी हो, जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो और किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो जे.एस. मिल 19th सेंचुरी के एक फिलोसोफर हैं और जो जॉन रॉल्स हैं वो 20th सेंचुरी के एक ऐसे फिलोसोफर हैं जो कि एक नया ब्रांड निकाल देते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म का। ठीक है, एक मोर एक मोर रिसेंट मॉडर्न लिबरलिज्म का ब्रांड है वो है लिबरल इगैलिटेरियनिज्म। अब जॉन रोल्स और जॉन स्टुअर्ट मिल, इन दो ये जो लोग होते हैं वो इसके प्रोपोनेंट्स होते हैं। तो लिबरल इगैलिटेरियंस ही आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट को इक्वालिटी के साथ साथ लिबर्टी भी लानी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी के साथ साथ फ्रीडम भी आनी चाहिए। तो लिबरल इगैलिटेरियनिज्म ये कहते हैं। लिबरल इगैलिटेरियंस ये भी कहते हैं कि जैसे कि मॉडर्न स्टेट्स हैं जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम को एडवोकेट करती हैं, वो भी हमें करना चाहिए। ठीक है, तो लिबरल इगैलिटेरियंस भी ये मानते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम को एडवोकेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो कैपिटलिज्म की वर्किंग है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे आता है जॉन मेनार्ड कीन्स। अब जो जॉन मेनार्ड किंग हैं वो दो वर्ल्ड वॉर के बीच में अपनी राइटिंग को शुरू करते हैं। क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या हुआ था कि ग्रेट डिप्रेशन आया। ठीक है, वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, सोशल क्राइसिस आ गया, सोसाइटीज बिखरने लग गई। तो 20th सेंचुरी में इनको ये लगा कि जो सोसाइटीज है ना वो इकोनॉमिक और सोशल टर्म्स में कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। अनकंट्रोल्ड फ्री मार्केट है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी रेगुलेशन नहीं लगाया जा रहा है, जिससे जो इकोनॉमी है वो ड्रेन आउट हो रही है वर्ल्ड की। तो इस हिसाब से अपनी ये राइटिंग शुरू करते हैं। तो ये जो कीन्स होते हैं ये अपना कंसर्न भी जाहिर करते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय तक रहा था। एज अ लिबरल इकोनॉमिस्ट ये लेबर अनरेस्ट पे भी कंसर्न शो करते हैं कि लेबर अनरेस्ट अगर होगा तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं चलेगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगी। पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते थे। ठीक है, मतलब उनके पास एक लिबरल आइडिया तो था ही, उसके साथ साथ एक सोशलिस्टिक आइडिया भी था जो कि सोवियत यूनियन से आ रहा था। तो ये मानते थे कि गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसमें अपना एक अपर हैंड रखना चाहिए कि ताकि जो गवर्नमेंट है या जो इकोनॉमी है वो अच्छे से सस्टेन कर सके। तो लिबरल भी थे और ऑल्टरनेटिवली ये सोशलिस्ट भी थे, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जो इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है किनेशियन आइडियाज का वो लिबरल कैपिटल्स कंट्रीज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फॉर एग्जांपल यूएस में वहाँ के जो तब के प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो एक ऐसी स्कीम लॉन्च करते हैं यूएस इकोनॉमी को जो कि ग्रेट डिप्रेशन से यूएस की इकोनॉमी को बाहर निकालेगी। इस नई स्कीम में जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज से एक्सपेंशन करेगी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे होगा? इकोनॉमिक रेगुलेशन से। ठीक है, इकोनॉमिक रेगुलेशन जरूर जब होंगी तो इन रेगुलेशन से क्या होगा कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं किसी तरह का गवर्नमेंट का होल्ड रहेगा। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से इकोनॉमी को रेगुलेट कर सके। सोशली एक्सपेंड कैसे करेगी? वेलफेयर मेजर्स का यूज करके, कि लोगों के लिए कुछ वेलफेयर मेजर्स निकाल दिए जिससे जो लोग हैं वो भी खुश हो गए। रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन टुक स्टेप्स टू क्रिएट जॉब्स
इंस्टीट्यूट सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन। अब जब रूजवेल्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वहां पर जॉब्स नई नई क्रिएट की जाती हैं, सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, पेंशन भी दी जाती है, और बैंक्स और इंडस्ट्रीज के वर्क को भी यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। पर यहाँ तक कीन्स के आइडियाज रुकते नहीं हैं। जो ग्लोबल फाइनेंस और ट्रेड होता है वहां पर भी कीन्स के आइडियाज का प्रोफाउंड इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो कि 1940s में इस्टेब्लिश हुए थे। फॉर एग्जांपल लीग ऑफ नेशंस हो गया, ठीक है, आईएमएफ वगैरह हो गए। तो इन सभी पे भी जो कीन्स के आइडियाज हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। कीन्स का ये मानना होता था कि इंटरनेशनल सिस्टम जो था ना, उसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रास्ता साफ किया है। अगर ऐसा नहीं करना होता तो हम इसे आसानी से एक पीसफुल और जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की तरह ट्रांसफॉर्म भी कर सकते थे। तो कीन्स ये मानते थे कि जो पहले का इंटरनेशनल सिस्टम था उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, पर अगर हम इसे पीसफुल तरीके से करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो इसी के वर्क के लिए इनको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। ठीक है, इनको कुछ प्राइज वगैरह दिया जाता है, और इसके बाद से अपनी पूरी लाइफ में जो कीन्स होते हैं वो इंटरनेशनल स्टेज पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कीन्स एक फर्म बिलीवर थे पीस एंड बेनिफिट्स ऑफ सिविलाइजेशन के। मैंने कहा ना ऊपर कि सोशलिस्टिक भी ऑल्टरनेटिव देखते थे, तो ये सोशलिस्टिक ही हुआ। ठीक है, कि जो कीन थे वो पीस और बेनिफिट्स ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब जो जनरल पॉपुलेशन है उसके बेनिफिट्स की ये बात करते थे। ठीक है, ना कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के, जो कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है। इन्होंने ये देखा कि जो लेबर अनरेस्ट है, रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, वो एक ट्विन थ्रेड्स की तरह काम करते हैं लिबरल कैपिटलिस्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अगर लेबर अनरेस्ट आया, लेबर काम नहीं करेगी तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। वहीं अगर रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट होने लगी, तो कंट्री का पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च होने लगेगा। तो ये मानते थे इसको ट्विन थ्रेड्स, कि ये ऐसे जो थ्रेट्स हैं जिनसे लिबरल कैपिटलिस्ट ऑर्डर को बचना चाहिए। इन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए? पब्लिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है, जिसमें फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट भर भर के हो। ठीक है, डिसेंट वेजेस हो, कि जिससे कोई जो इंसान है वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। अब इन सभी से क्या होगा? इन सभी से ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इसके बाद जो कीन्स होते हैं वो यूएस ट्रेजरी ऑफिसर हैरी डेक्स्टर वाइट के साथ एक इंटेलेक्चुअल फाउंडिंग फादर बनते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, या वर्ल्ड बैंक के, जो कि ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में क्रिएट किए गए थे। तो ये हुई लिबरलिज्म की बात। अब आते हैं नियो लिबरलिज्म पे। तो जो राइज होता है नियो लिबरलिज्म का, वो होता है 19th सेंचुरी में, 1970s में। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं कीन्स के आइडियाज पर एक एक्लिप्स लगा देता है। मतलब इसके जो आइडियाज होते हैं ना, वो कीन्स के आइडिया से बिल्कुल ही अलग होते हैं। कीन्स के आइडियाज में जहां स्टेट को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात की जाती है, वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, वही न्यू लिबरल्स क्या करते हैं कि जो स्टेट का रोल होता है उसको और ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटिंग बनाने की कोशिश करते हैं, कि जो स्टेट है उसको खुद ही सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, जो मार्केट्स होती चाहिए उनको खुद ही के लिए कोई सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए, जिसकी वजह से जो मार्केट्स हैं वो अच्छे से फ्री एंड फेयर ट्रेड कर सकें। न्यू लिबरल्स ये कहते हैं कि अगर रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन होगा, वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा सोसाइटी या इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, जो कि इसका एक मेन पर्पस भी होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू एलोकेट रिसोर्सेज इज थ्रू मार्केट मैकेनिज्म्स। ये मार्केट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि अगर हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है तो हमें मार्केट मैकेनिज्म्स को कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अदर वर्ड्स में देखें तो जो स्टेट इंटरवेंशन है इकोनॉमिक अफेयर्स में, वो बहुत ही अनडिजायरेबल है। ये चाहते हैं कि मार्केट्स खुद ही अपने लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स बनाएं जिससे कि वो अच्छे से रेगुलेट करें और प्रॉफिट बनाएं। ये मानते हैं कि जो स्टेट इंटरवेंशंस हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस में,
वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देते हैं। नियो लिबरलिज्म एक ऐसा परसेप्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जहाँ पर स्टेट का कोई भी रोल ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और यहाँ में कुछ ऐसे एजम्पशंस दिए गए हैं जो कि नियो लिबरलिज्म से एसोसिएटेड है। तो पहला एजम्पशन ये है कि द गोल ऑफ ह्यूमन वेलबींग कैन बी बेस्ट सर्व बाय अनलीशिंग मैन्स एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम्स एंड स्किल्स। ये मानते हैं कि जो ह्यूमन वेलबींग का गोल है वो हम तभी ला सकते हैं जब जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास इतनी फ्रीडम होगी कि वो अच्छे से काम कर सके इकोनॉमी में। ठीक है, उसको स्किल्स प्रोवाइड की जाए स्टेट्स के लिए। ठीक है, स्टेट जो है वो ह्यूमन को एक ऐसी इंडिविजुअल को एक ऐसी स्किल प्रोवाइड करे जिससे कि वो जो वर्क है वो कर सके। ठीक है, उसके पास अच्छी फ्रीडम हो। इसके लिए जो स्टेट है उसको एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं गारंटी करे। क्योंकि फ्रीडम की बात यहाँ की गई है, तो फ्रीडम में क्या होगा, लोग प्राइवेट ओनरशिप करेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ पर गारंटी मांगा जा रहा है। फ्री मार्केट होनी चाहिए और फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो नियो लिबरल्स जो हैं वो स्टेट के रोल को कहीं ना कहीं एडवोकेट करते हैं। ठीक है, जो स्टेट है उसको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना चाहिए। ठीक है, स्टेट को इंटीग्रिटी ऑफ मनी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को गारंटी करना चाहिए कि जो स्टेट कह रही है कि हम इतने बिलियन डॉलर्स का पैकेज देंगे तो उसे देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले तो बोल दिए फिर बाद में दिया नहीं। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को गारंटी करे, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी बनाए रखे, मिलिट्री डिफेंस हो ताकि जो वर्किंग है मार्केट इकोनॉमी की वो अच्छे से स्मूथली रन कर सके। लीगल स्ट्रक्चर्स बनाए ताकि आगे जाकर कोई भी बिजनेस सेक्टर में जो डिस्प्यूट होता है वो उसको रिजॉल्व कर सके। फोर्थ है कि स्टेट शुड गेट आउट ऑफ सोशल सेक्टर। अब जो स्टेट है उनको एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी से बाहर जाना चाहिए। ठीक है, ये सब प्राइवेट सप्लायर्स कर लेंगे, तो ये नियो लिबरल्स का कहना है। फिफ्थ है इट शुड क्रिएट मार्केट्स वेयर नन एग्जिस्ट। अब इनको ऐसी मार्केट्स बनानी चाहिए जहां पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पर सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हो। ठीक है, नियो लिबरल्स प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं। स्टेट को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी चाहिए। ठीक है, और सिक्स्थ है स्टेट शुड नॉट वेंचर बियॉन्ड दीज इकोनॉमिक फंक्शन। स्टेट को इन सभी फंक्शंस के पार जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये सब। तो इन ब्रीफ अगर देखें तो जो नियो लिबरलिज्म का आइडिया है वो कीन्स के आइडिया से बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर नियो लिबरलिज्म तो इसका नाम है पर किसी तरह का कोई लिबरल आइडिया नहीं है। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, स्टेट के रोल की बात करते हैं कि स्टेट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो ये जो आइडियोलॉजी है वो इंडिविजुअल लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन प्रोग्रेस इन सभी से दूर भागती है। नियो लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का सेट है जो कि प्राइवेट इकोनॉमिक फोर्सेस जो है उसको फॉलो करती हैं। तो ये हुआ नियोलिबरलिज्म की बात। अब आता है ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो जैसे जैसे एंड होता है सोशल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो जो पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट होती है उस समय पे वो वाटरशेड हो जाती है, मतलब ढह जाती है। इससे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन होता है, भले ही वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, भले ही वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो, ताकि जो वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी है वो बनाई रखे। ठीक है, बनाए रखे, और जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट किया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, फ्री एंड ट्रेडिंग सिस्टम हो वर्ल्ड के पास कि अपने हिसाब से वो वर्ल्ड के ट्रेड में अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इससे बर्थ होती है एक ऐसे लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं लिबरल आइडियाज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन की जाती है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की यूएन सिस्टम में, एंड द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो जीएटीटी की भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करी जाती है। तो जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसमें आईएमएफ और आईबीआरडी यानी वर्ल्ड बैंक भी आते हैं। तो जहां पर आईएमएफ का काम होता है कि क्राइसिस के टाइम पर इकोनॉमीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मॉनेटरी असिस्टेंस। तो ये हो गया आईएमएफ का काम भी। जो भी
इकोनॉमिक क्राइसिस में कंट्री जूझ रही है तो उसको ये मनी प्रोवाइड करा देंगे कि आप इस क्राइसिस से बाहर निकल जाओ, ठीक है। वही जो आईबीआरडी का काम है, जो कि यूएस बेस्ड है, ये गवर्नमेंट्स को ऐसे कुछ लोन लैंड करती है ताकि जो गवर्नमेंट्स हैं दूसरे देशों की, वो अपनी इकोनॉमीज को डेवलप कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ की। जो आईएमएफ है वो दिसंबर 27 1945 को ऑफिशियली इस्टेब्लिश हो जाता है, जहाँ पर 29 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं एट ब्रेटन वुड्स, ठीक है, जो कि इस एग्रीमेंट को साइन करती हैं। और फाइनेंशियल ऑपरेशन ही 1 मार्च 1947 को शुरू करता है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 189 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। तो जो आईएमएफ है उसको इस्टेब्लिश किया गया कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है उसके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट किया जाए कि जो करेंसी है वो कभी डीवैल्यू ना हो किसी भी तरीके से। क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था कि कभी यूएस की इकोनॉमी की जो यूएस की जो करेंसी है डॉलर, वो कभी डिवैल्यू हो रही है, यूरो डिवैल्यू हो रहा है। तो इसी की वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो आईएमएफ का काम ही यही है कि ऐसी चीज़ों से इसको बचाए रखे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है? दूसरा, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना कि सारे लोग मिलकर किसी एक कंट्री के साथ कॉर्पोरेट करें उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? एक्सपेंशन करना, बैलेंस ग्रोथ के साथ इंटरनेशनल ट्रेड में, मल्टीलेटरल सिस्टम्स को एस्टेब्लिश करना पेमेंट्स के लिए, ठीक है? और जिस कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं है तो उसको रिसोर्सेज भी अवेल कराना ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। तो ये होता है आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं कि आईएमएफ का कोटा क्या क्या है। तो हर मेंबर कंट्री जो होती है उसको एक कोटा दिया जाता है आईएमएफ में। तो वो जो कोटा होता है वो एक मेंबर कंट्री को मिलता है जो कि आईएमएफ से प्रोवाइड करता है। तो जितना बड़ा कंट्री का कोटा होगा तो उतना बड़ा ही उसका से होगा गवर्नेंस में इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया का कोटा बड़ा है, ठीक है, तो उसकी आईएमएफ में उतनी ही सुनी जाएगी, ठीक है, उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी दूसरे मेंबर स्टेट से, ठीक है। तो अ कंट्रीज कोटा एट द आईएमएफ। तो अब देखते हैं कि जो आईएमएफ है उसमें कोटा कैसे डिटरमाइन होता है। तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वोटिंग पावर। उस कंट्री के पास वोटिंग पावर कितनी है, ठीक है, उसके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और उसका साइज क्या क्या है आईएमएफ फाइनेंसिंग को एक्सेस करने के लिए। तो इन सभी से कोटा को डिटरमाइन किया जाता है। तो अब ये डिटरमाइन तो हमने कर लिया, अब ये कोटा डिसाइड कैसे होता है कि हमें इस कंट्री को इतना कोटा देना है। तो जो कोटा होता है कंट्री का वो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर बेस्ड रहता है। जब एक कंट्री आईएमएफ को ज्वाइन करती है, ठीक है, तो उसे एक इनिशियल कोटा दिया जाता है कुछ रेंज में, जो कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी दिया जाता है उनके इकोनॉमिक साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, ठीक है। जो साइज और अमाउंट होता है कोटा का वो एक फॉर्मूला के जरिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और जो फॉर्मूला है वो कई तरह के फैक्टर्स को लेता है, जैसे कि जीडीपी का साइज कितना है, इकोनॉमिक ओपननेस कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि ये हर किसी मल्टीनेशनल कंपनी को अपने आने में सबसे पहले लाइसेंस मांगती है कि लाओ भाई लाइसेंस दिखाओ हमारे आना है, तो ऐसा तो नहीं है। फिर आगे है इंटरनेशनल रिजर्व्स की, उसके इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सब इस पर डिपेंड करता है। और जो कोटा होते हैं वो कंपनीज को स्पेशल ड्राइंग राइट्स के जरिए दिए जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल रिजर्व होता है यूएस डॉलर में, यूरो में, जापानीज येन, रेनमिनबी, ये चाइना की करेंसी है, और पाउंड स्टर्लिंग। तो इन सभी करेंसीज में किसी भी कंट्री को जो है वो कोटा दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो कोटा है वो सर्व कैसे करते हैं, इनका काम क्या है, ठीक है। तो पहला काम ये है कि जब किसी को कोटा सब्सक्राइब कर दिया जाता है तो वो एलिजिबल हो जाता है आईएमएफ के लोन लेने के लिए, ठीक है। आईएमएफ उसको फंड प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद जो एक कंट्री है उसको लोन एंटाइटलमेंट मिल जाता है आईएमएफ से, ठीक है। उसके बाद उसका साइज देखा जाता है कि उसका साइज कितना है, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में अगर हम देखें जो फाइनेंशियल कंटिजेंसी होती है किसी भी कंट्री की, वो ज़्यादा हो सकती है उसके लोन एंटाइटलमेंट से। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना का शेयर ज़्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर चाइना का शेयर कम है
तो ऐसा नहीं होगा कि उसको कम जो है वो लोन मिलेगा, कभी-कभी उसको ज़्यादा भी मिल सकता है इससे, ठीक है? तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस वर्ल्ड बैंक के इस ऑपरेशंस में, ठीक है? थर्ड होता है साइज़ ऑफ कोटा डिटरमाइन्स वोटिंग पावर ऑफ अ मेंबर। अब साइज़ ऑफ कोटा जो है उसके कंट्री के वोटिंग पावर को भी डिटरमाइन करता है, ठीक है? फोर्थ है अगर हम इंडिया की बात करें तो 2.6% की यहाँ पर शेयर है इंडिया की वर्ल्ड बैंक में। तो ये होगा कोटा के कुछ फंक्शंस। आगे आता है आईबीआरडी जो कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये आईडीए और आईबीआरडी को बनाकर बनता है, ठीक है? आईडीए है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और आईबीआरडी हमने देख लिया है। तो इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनता है। वर्ल्ड बैंक एक मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए लोन्स को प्रोवाइड कराता है। हर मेंबर कंट्री जो कि आईएमएफ का पार्ट होती है वो आईबीआरडी का भी मेंबर बन जाती है, ठीक है? जो मैंडेट होता है वर्ल्ड बैंक का वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पर प्रमोट करता है ताकि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं कंट्रीज उनको अच्छे से रन कर सकें। टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट देता है कंट्रीज को, ठीक है, ताकि वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में अपनी डेवलप कर सकें, ग्रोथ कर सकें। तो वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पर अभी 189 मेंबर कंट्रीज हैं। तो जो ये मेंबर कंट्रीज हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं जो कि अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स होते हैं वर्ल्ड बैंक के। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो इन सभी 189 कंट्रीज में से 189 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये हर साल में एक बार मिलते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के साथ, ठीक है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के दोनों साथ मिलकर एक बार एक साल में मिलते हैं, ठीक है? द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट चेयर्स मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसको चेयर करता है, ठीक है? उसका चेयरपर्सन होता है जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से चुना जाता है हर 5 साल के लिए, ठीक है? जो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं आगे जाकर वर्ल्ड बैंक में, ठीक है? आगे जो वर्ल्ड बैंक है वो डे टू डे बेसिस पर काम करता है जहाँ पर जो लीडरशिप है डायरेक्शन है वो प्रेसिडेंट की देखी जाती है, ठीक है? सीनियर स्टाफ होता है और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस, क्रॉस कटिंग सॉल्यूशंस और रीजनल फंक्शंस के लिए यहाँ पर इंचार्ज होता है, ठीक है? तो आगे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, बस रिपीटेटिवली यहाँ पर बातों को बताया गया है। तो यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स, ठीक है? तो ये है 1956 में यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है और 1961 में जो आईडीए होता है वो फाउंड किया जाता है, मतलब उसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है जिसका मेन फंक्शन होता है कि स्पेशली जो कि गरीब देश हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करे उनकी फेवरेबल कंडीशंस पे ताकि वो डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। तो ये खत्म होता है हमारा यूनिट नंबर 3 बीपीएससी 110 का। थैंक यू सो मच।